एक व्यक्ति को जब जब अपने काम से फुर्सत मिलती थी तब तब वो व्यक्ति सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाया करता था। खासकर फेसबुक पर वो पन्ने दर पन्ने पलटता था और उसकी कोशिश रहती थी कि खूबसूरत लड़कियों से, खूबसूरत महिलाओं से उसकी दोस्ती हो जाए, उनके वो करीब पहुंच जाए। देखते ही देखते उसने कई लड़कियों से दोस्ती कर ली। साथ ही उसकी एक इतनी खूबसूरत लड़की से दोस्ती हो जाती है, उससे बातचीत होती थी कि उसके बिना वो रह नहीं पाता था। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, इसी बीच में उस खूबसूरत महिला का कत्ल हो जाता है, वो भी बहुत भयानक कत्ल। पुलिस जब इस मामले की जांच कर रही थी, पड़ताल कर रही थी, तो पता चलता है कि एक फेसबुक फ्रेंड से भी वो बातचीत करती है। तभी पुलिस इस मामले की जब पड़ताल करती है, देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार वो फेसबुक फ्रेंड है कौन। तो उसने अपनी आईडी में लिखा हुआ था कि वो दिल्ली का एक बड़ा बिजनेसमैन है, जबकि वो दिल्ली का बड़ा बिजनेसमैन नहीं होता, बल्कि वो आर्मी में मेजर होता है। वो मेजर शादीशुदा होता है, उसको एक बच्चा भी होता है। उसके बावजूद भी वो नई नई खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस जब इस घटनाक्रम का, इस हत्याकांड का खुलासा करती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये आखिरकार कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। वाकई आज की कहानी सुनने के बाद आपको भी बड़ा हैरानी होगी कि किसी व्यक्ति को बहुत कुछ हासिल हो जाता है, उसके बावजूद भी वो किस तरह की हरकत कर बैठता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। दरअसल दिल्ली का छावनी मेट्रो स्टेशन के पास एक इलाका है बराड़ एक्वायर। दरअसल 23 जून 2018 की दोपहर लगभग 1:28 के आसपास एक राहगीर जब रास्ते से गुजर रहा था, तो उसको एक महिला सड़क पर खून से लथपथ मिलती है। उस महिला को देखकर उस लड़के की, उस राहगीर की हालत ख़राब हो जाती है। वो उसे करीब जाता है और देखने की कोशिश कर रहा था कि जो महिला पड़ी हुई है, क्या वो जिंदा है या मर चुकी है। उसकी सांसें नहीं चल रही थीं, जबकि वो खून से बहुत बुरी तरह से लथपथ थी। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क हादसा हो चुका है। तुरंत ही वो पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को फ़ोन करने के बाद ये जानकारी देता है कि सड़क पर हादसा हो चुका है और यहाँ पर एक महिला की लाश पड़ी हुई है। पुलिस जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद ये पता करने की कोशिश कर ही रही थी कि यहाँ पर हादसा हुआ है, लेकिन वो हादसा नहीं था। जैसे ही पुलिस की नज़र उस महिला के गले पर पहुँचती है, तो साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जैसे किसी धारदार हथियार से उस महिला का गला काटा गया है। जबकि पुलिस ने जब गाड़ी के टायरों के निशान देखे, तो उससे ऐसा लगा कि जैसे कि किसी वाहन के नीचे दबने से इसकी मौत हो गई है। पुलिस ने उस महिला के शव को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद उसे हॉस्पिटल भेजा और हॉस्पिटल में इसकी जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी कि आखिरकार वो महिला कौन है और क्या इसके साथ हुआ है। कुछ ही घंटों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि पहले महिला का गला काटा गया, उसके बाद गला काटने के बाद इस महिला के लाश के ऊपर एक बार नहीं बल्कि कई बार गाड़ी चढ़ाई गई थी। कौन है ये महिला? जब इस महिला के बारे में पता करने की कोशिश की तो कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता कि आखिरकार ये बेहद खूबसूरत महिला है कौन। पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही थी। लगभग 25 लोगों की, 25 अधिकारियों की टीम बनाई गई थी और टीम के अलग अलग मेंबरों को भेजा गया था ये पड़ताल करने के लिए कि ये देखिए कि आखिरकार मामला क्या है, क्योंकि जिस जगह पर यह हत्या हुई थी, दरअसल वो जगह सामान्य नहीं थी, बल्कि दिल्ली के छावनी एरिया का मामला था, जहां पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां एक महिला की हत्या कैसे हो सकती है? जब कई घंटे बीत जाते हैं, शाम के लगभग 4:30 बजे के आसपास का वक्त होता है, एक व्यक्ति जो कि नारायणा थाना होता है, वहां जाता है और जाने के बाद बड़े ही सामान्य तरीके से कहता है कि साहब, मेरी जो बीवी है वो मिल नहीं रही है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बीवी कहाँ है, क्या नाम है उसका? वो नाम बताता है। वो बताता है कि उसका जो ड्राइवर है, उसकी बीवी को लेकर फिजियोथेरेपी एक सेशन होता है, वो लगातार आर्मी हॉस्पिटल में ही होता है। सुबह के 10 बजे उसका ड्राइवर उसको लेके जाता है, उसको कुछ घंटे के लिए छोड़ देता है और जब वापस ड्राइवर लेने आता है तो उस वक्त वो वहाँ पर हॉस्पिटल में मिलती नहीं है। जब उसे फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन करने के बाद पता चलता है कि उसका नंबर भी बंद आ रहा है। उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो? तो बताता है कि मेरा नाम अमित द्विवेदी है और मेरी पत्नी का नाम शैलजा द्विवेदी है। वो अपने बारे में बताता है कि वो आर्मी में मेजर के पद पर तैनात है और उसकी फ़िलहाल जो पोस्टिंग है वो आर्मी के कैंप में, छावनी में ही है, दिल्ली में। और जब पुलिस ये वाली बात सुनती है, एक तो छावनी एरिया में मर्डर हो जाता है, दूसरा ये कि मेजर की पत्नी का मर्डर हुआ था, तो पुलिस के लिए बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। अब उस पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है। अब पुलिस इसे, जो 25 लोगों की, 25 ऑफिसर की टीम थी, जो जगह जगह चारों तरफ फैल जाते हैं ये पता करने की, कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन पता नहीं चलता। लेकिन इसी बीच में पुलिस का शक सबसे पहले होता है उस
महिला के पति यानी कि मेजर पर कि कहीं कुछ उसने ही तो किसी वारदात को अंजाम नहीं दिया है। दरअसल उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा किसी पर शक है तो उसे बताइए, क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है, क्या बात है, तुम्हारी पति पत्नी के बीच कैसे रिश्ते थे। बहुत सारे सवाल थे जो अमित द्विवेदी से पूछे जा रहे थे। तभी अमित द्विवेदी एक नाम लेता है, कहता है कि साहब मेरी पत्नी की हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसका नाम निखिल राय हांडा है। जैसे ही निखिल राय हांडा का नाम लिया जाता है तो बताता है कि उसका जो वो ऑफिसर है वो भी मेजर है और आर्मी में है, मेरी पत्नी के साथ उसी ने कुछ ना कुछ किया होगा। अब पुलिस वालों ने उस व्यक्ति का यानी कि उस हांडा का नंबर तलाश करने की कोशिश की तो उससे बातचीत करने की कोशिश की तो उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उसके जितने भी संपर्क सूत्र थे, जितने भी लोग उसे जानते थे, पहचानते थे, हर व्यक्ति से मिलने की कोशिश की, हर व्यक्ति से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका किसी से कोई कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा था। जो नंबर था स्विच ऑफ था। लेकिन एक ऐसा नंबर था जो हर किसी के पास नहीं था, बहुत चंद लोगों के पास था, और वो नंबर मेरठ के धोलाना में महज 54 सेकंड के लिए ऑन होता है। और जैसे ही पुलिस वाले इस लोकेशन को निकालते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जगह जगह जो टोल प्लाजा होते हैं वहाँ पर और शहरों में लगे हुए टोल जो होते हैं उनकी वजह से पता चलता है कि उसके पास एक होंडा सिटी कार है जिसका नंबर है DL3CCK 7882। इस गाड़ी का जब पता करने की कोशिश की जाती है तो आखिरकार वो धोलाना में मिली जाती है और वहाँ मिल जाता है वो व्यक्ति जिसका नाम होता है मेजर निखिल राय हांडा। आखिरकार उस व्यक्ति को जो पुलिस ने हिरासत में लिया, हिरासत में लेने के बाद सीधा उसको दिल्ली लेके आते हैं और दिल्ली लाने के बाद इससे पूछताछ करते हैं, पता करते हैं कि तुमने नंबर क्यों बंद किया हुआ था। वो कहता है कि कई तरह के बहाने बनाता है क्योंकि वो आर्मी में ऑफिसर होता है। पुलिस वाले एकदम से उससे कुछ सख्ती से बातचीत भी नहीं कर सकते थे क्योंकि मामला आर्मी से जो जुड़ा हुआ था। आर्मी से जुड़ा होने के बावजूद भी एक मेजर की पत्नी का मर्डर हुआ था, कत्ल हुआ था। जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तो उसने तोते की तरह एक एक बात बताना शुरू कर दिया। दरअसल उसने बताया कि जब उसकी पोस्टिंग जम्मू में थी तब वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था। उसकी कई फेसबुक पर पेज बने हुए थे, कई प्रोफाइल बनी हुई थी जो कि फेक होती हैं। उन्हीं में उसकी एक दोस्ती हो जाती है कई पटेल नगर की एक महिला से। इसके साथ कई और लड़कियों से भी दोस्ती हो जाती है, जबकि वो खुद शादीशुदा होता है। उसको 6 साल का एक बच्चा भी होता है और इसी बीच में उसकी दोस्ती होती है शैलजा द्विवेदी से जो कि मेजर की पत्नी होती है। वो खुद को बताता है कि वो एक दिल्ली का बिजनेसमैन है। उधर जो महिला होती है वो महिला कहती है कि वो मिसेज इंडिया अर्थ मोस्ट क्रिएटिव 2017 की फाइनल की लिस्ट में शामिल थी और उसने अपने बारे में ये नहीं बताया था कि वो भी एक आर्मी के ही परिवार से बिलोंग करती है। उसने बताया कि उसका जो पति है वो बैंक में एक अच्छा अधिकारी है। दोनों की बातचीत चल रही थी, दोनों ने ही अपने अपने बारे में पूरी जानकारी नहीं दी थी, लेकिन दोनों की दोस्ती थोड़ी गहरी हो जाती है। गहरी होने के बाद अब ये निखिल हांडा भी अपने बारे में असली बात बता देता है, कहता है कि वो मेजर है आर्मी में। वो महिला भी कहती है कि उसका पति भी मेजर है आर्मी में। और देखते ही देखते जब ये दोनों आपस में खुलासा करते हैं तो उसकी पोस्टिंग जम्मू में नहीं थी बल्कि उसकी पोस्टिंग होती है नागालैंड के दीमापुर में। दीमापुर में जब जाता है, पता करता है तो पता चलता है कि वो महिला वहीं रहती है और उसकी भी पोस्टिंग वहीं है। वो इसी बीच में अमित द्विवेदी से यानी कि मेजर से दोस्ती कर बैठता है और दोस्ती करने के बहाने वो उसके घर पर आना जाना शुरू कर देता है। ऐसे वक्त में जब अमित द्विवेदी घर पर नहीं होता था तब वो दोनों दोस्ती कर बैठते हैं, एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, बहुत सारी बातें करते थे। धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था और एक दिन अमित द्विवेदी अपनी ही पत्नी को अपने उस दोस्त से जिसका नाम होता है निखिल हांडा मेजर से वो वीडियो कॉल पर बातचीत करते हुए देख लेता है और ये बात उसको बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। यानी कि 2015 से दोस्ती की शुरुआत हुई थी, साल 2018 तक ये दोस्ती चलती रहती है और वो अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से डांटता है। कहता है कि अब तुम कभी भी निखिल से बात नहीं करोगी, अब कभी भी ना तुमसे वीडियो कॉल करोगी ना ही कॉल करोगी। इसी बीच में अमित द्विवेदी का दिल्ली ट्रांसफ़र हो जाता है। वो नागालैंड के दीमापुर से वहाँ से निकल कर सीधा पहुँच जाता है दिल्ली और दिल्ली में आने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। और इसी बीच में ये पता चलता है कि उसका UN मिशन पर वो जाने वाला है, वो अपनी पत्नी को भी लेकर वहाँ चला जाएगा। तो ये बात जब जैसे ही इसको पता चलती है निखिल हांडा को, तो निखिल हांडा को ये बात बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। वो लगातार उसे कॉल करता था, बातचीत करने की कोशिश करता था। ये बताया जाता है कि उसने 6 महीने में लगभग 1500 मैसेज किए थे और 6 महीने में लगभग 3300 से ज़्यादा बार उसने कॉल किए थे। उस महिला के साथ ज़बरदस्ती बातचीत करने की कोशिश करता था। हालांकि वो महिला भी उससे बातचीत करती थी लेकिन उतनी बातचीत नहीं करती थी जितनी बातचीत करने की वो मेजर कोशिश करता था। ऐसे करते करते इसी बीच में इसको कुछ चोट लग जाती हैं और चोट लगने की वजह से ही ये महिला
दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी का सेशन चलता था, वहाँ पर वो अपना इलाज कराने के लिए रोज़मर्रा जाती थी। और इसी बीच में मेजर को पता चल जाता है कि ये महिला भी वहाँ पर जाती है। वो लगातार कोशिश कर रहा था कि इससे एक बार बातचीत हो जाए, वो उसके करीब आ जाए, उससे दोस्ती करे, लेकिन महिला ने अपने पति को जो वादा किया था, उसने कहा कि मैं अब कभी भी निखिल हांडा से बातचीत नहीं करूँगी। और इसीलिए वो उससे दूरियाँ धीरे धीरे करके बढ़ाती चली जाती है, उससे बिल्कुल बातचीत करने का सिलसिला बंद कर देती है। लेकिन मेजर हांडा लगातार कोशिश करता है कि उससे किसी भी तरकीब से बातचीत करे, और उसके लिए उसने एक दिन चुना, 23 जून 2018। उसने कहा कि ठीक है, एक बार तो मुझसे मुलाकात कर लो। वो किसी तरकीब से आर्मी के उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जिस हॉस्पिटल में शैलजा द्विवेदी का इलाज चल रहा था। वहाँ वो खुद को माइग्रेन का दर्द बताकर एडमिट करा लेता है, लेकिन उसे ज़्यादा दिन छुट्टी मिल नहीं पाती, इसलिए वहीं पर अपने बेटे को एडमिट करा देता है और अपने ही ऑफिसरों से कहता है कि उसके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए उसको यहीं हॉस्पिटल में रहना है, अपने बेटे का इलाज कराना है। बेटे के इलाज के बहाने से उसको छुट्टी भी मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर शैलजा द्विवेदी का जो आना जाना था, शैलजा द्विवेदी उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करती थी, उससे लगातार दूरियां बढ़ाते चली जाती है, जबकि वो लगातार कोशिश करता था। और 23 जून 2018 को उसने सुबह 8 बजे के आसपास कॉल करता है कि बस मैं तुमसे एक बार आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ। तभी वो पहुँचती है। उस दिन ड्राइवर ने जैसे ही उसको हॉस्पिटल के गेट पर छोड़ा, तो वो हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी का सेशन करने के लिए नहीं गई थी, बल्कि उसकी होंडा सिटी कार में जाकर बैठ जाती है। दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। तभी वो अपनी पत्नी को फ़ोन मिलाता है और अपनी पत्नी को फ़ोन करके कम से कम 10 मिनट तक लगातार गालियाँ देता है, उससे बदतमीजी करता है, अभद्र व्यवहार करता है और अपनी पत्नी से तलाक लेने की बात करता है, उससे दूर जाने की बात करता है। और तभी वो शैलजा द्विवेदी से कहता है कि शैलजा द्विवेदी, तुम्हें अपने पति को छोड़ना ही होगा, हर हालत में छोड़ना होगा। मैं अपनी पत्नी को छोड़ूंगा, तुम अपने पति को छोड़ो, हम साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, सब कुछ साथ होगा। और मैंने तुम्हारे लिए फिर से नागालैंड के कुछ टिकट भी कराए हैं, हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, हम लोग यहाँ से चले चलते हैं। लेकिन शैलजा द्विवेदी ने साफ इनकार कर दिया था कि वो अपने पति को और अपने बेटे को, क्योंकि उसको भी एक बेटा होता है, वो अपने बेटे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। वो अपने पति के साथ कुछ दिन के बाद वो यूएन मिशन पर जाएगी, वहीं रहेगी, लेकिन कभी तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। उस महिला को वो देखने में खूबसूरत होती है, वो मॉडलिंग भी करती थी और कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उसने हिस्सा भी लिया था, इसलिए वो उसकी खूबसूरती पर ज़्यादा फिदा था। लेकिन जब लगातार वो उस महिला से शादी के लिए दबाव बना रहा था, महिला साफ साफ इनकार कर रही थी। मेजर को इसी बात पर गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद चाकू निकालता है और उस महिला की गर्दन को रेत देता है। साथ ही कई और चाकू मारता है और जैसे ही उसको घायल हो जाती है गंभीर रूप से, तो उस महिला को धक्का दे देता है उस गाड़ी से। और धक्का देने के बाद उस गाड़ी को कई बार उस रास्ते से गुजारता है, उस महिला के ऊपर चढ़ाता है, ताकि लोगों को ऐसा लगे जैसे का इसका रोड पर हादसा हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है और इसमें इसकी मौत हो चुकी है। लेकिन कहते हैं कि क्राइम को कितनी भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए और क्राइम करने वाला चाहे कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, लेकिन कानून जब अपना ईमानदारी से काम करता है तो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे लोग भी कानून के सामने बोना साबित हो जाते हैं। और ये मेजर भले ही आर्मी में था, लेकिन ये भी कानून के सामने बोना साबित हुआ, क्योंकि इसने कानून का उल्लंघन किया था, कानून तोड़ा था, इसने शैलजा द्विवेदी की हत्या की थी। और जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक शादीशुदा व्यक्ति जिसकी अपनी बीवी है और उसको एक बना बेटा है, उसके बावजूद भी वो महिलाओं से फेक आईडी बनाकर बातचीत करता था, उनसे दोस्ती करता था, उनके करीब जाने की कोशिश करता था। उसने ही ऐसे ही एक पटेल नगर की महिला से दोस्ती की, जो कि तलाकशुदा महिला होती है, उसके नज़दीक जाता है, उसको एक बार नहीं कई बार प्यार हो जाता है और कई बार प्यार के बावजूद भी वो ऐसा कर रहा था। उसे लग रहा था कि शायद वो महिला को मार देगा, और उसने जब मारा था तो उसने यही कहा था कि तुम अगर मेरी नहीं हो सकती तो तुम किसी की भी नहीं हो सकती। लेकिन फिलहाल पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। हालांकि कई साल बीत गए हैं, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी अभी कोर्ट की तरफ से कोई निर्णय नहीं आया है। इस मेजर को आखिरकार कानून की तरफ से, कोर्ट की तरफ से क्या सज़ा मिली है, अभी तक ये तय नहीं हुआ है। लेकिन जितने लोगों ने ये कहानी सुनी थी, एक शादीशुदा ज़िंदगी में न केवल उसने अपनी बीवी, अपने बच्चे की ज़िंदगी ख़राब की, बल्कि उसने एक दूसरे व्यक्ति की भी ज़िंदगी ख़राब की, उसके बेटे की भी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब कर दी थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि होश में रहकर ही काम किए जाएं तो बेहतर होगा। खासकर इसमें जो मेजर था, जिसने जो काम किया, वो वाकई बहुत गलत था, भयानक था, और उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। कोर्ट को की जिम्मेदारी बनती है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देकर, ताकि समाज में मैसेज जाए कि जो भी बुरा काम करेगा उसका ऐसे ही बुरा होगा। दोस्तों, जाते जाते आज रजनी है, साथ ही अमरनाथ यादव हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।